चलिए नाउ आज हम बात करेंगे कंडीशनल कंस्ट्रक्ट्स के बारे में। कंडीशनल कंस्ट्रक्ट्स बेसिकली क्या होते हैं? कंडीशनल कंस्ट्रक्ट यूज़ होते हैं डिसीजन मेकिंग में। सो डिसीजन मेकिंग बेसिकली क्या प्रोसेस है जहाँ पे हमें चॉइस लेनी है कि कौन कौन सा एक्शन हमने किस कंडीशन बेस पे करना है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई डायनेमिक एप्लीकेशन बनानी है जो कि रिस्पॉन्ड करेगी किसी अलग अलग सिनेरियो पे। और ना अलग अलग सिनेरियो कैसे हो सकते हैं? एग्जांपल जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि अगर बिल इतना बने तो इतना डिस्काउंट दो। ठीक है, अगर बिल लेट्स सपोज इस अमाउंट से ज़्यादा है तो इतने परसेंट डिस्काउंट, अदरवाइज इतने परसेंट डिस्काउंट। तो ऐसी केस में हमें बेसिकली क्या लगाना पड़ेगा? डिसीजन मेकिंग अप्रोच यूज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, और कहाँ कहाँ हो सकती है डिसीजन मेकिंग अप्रोच? एग्जाम्पल दे सकते हो? सर जहाँ पे कोई कंडीशन अप्लाई करनी हो, जैसे या तो ये या तो वो। प्रैक्टिकली एग्जाम्पल अगर लें तो किस तरह से करोगे? जैसे एग्जाम्पल हमने एक ली कि बिल अगर इस अमाउंट से ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल 10,000 से ज़्यादा है तो 10% डिस्काउंट, अदरवाइज ज़ीरो डिस्काउंट। इसी तरह के अगर कोई और एग्जाम्पल अगर मार्क्स आपने कैलकुलेशन के लिए राइट मार्क्स कि कैलकुलेट कर रहे हैं, या आप लोग लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल आप एक कंडीशन ले रहे हो कि जैसे नंबर इवन है ऑड है। ठीक है, राइट। तो ऐसी सिचुएशन में हमें डिसीजन मेकिंग अप्रोच यूज़ करनी पड़ती है। नाउ इन जावास्क्रिप्ट अगर आपको डिसीजन मेकिंग अप्रोच यूज़ करनी है तो आपके पास एक स्टेटमेंट दी जाती है, इफ़ स्टेटमेंट, जिसके थ्रू आप डिसीजन मेकिंग अप्रोच यूज़ कर सकते हो। इफ़ यू रिमेंबर आवर चैप्टर जो कि हमने ऑपरेटर्स वाला काम किया, तो ऑपरेटर्स के अंदर राइट ऑपरेटर्स के अंदर हमारे पास एक बुलियन वैल्यू होती थी, याद है हमने की थी? बुलियन यस डेटा टाइप जिसमें हम कंपैरिजन ऑपरेटर लगाते थे, जो आंसर आता था ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, राइट उसी को हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं कंडीशनल कंस्ट्रक्ट में, इफ़ के साथ यूज़ करते हैं। तो इफ़ क्या होती है? इफ़ एक सबसे बेसिक कंडीशन है जो यूज़ होती है इन जावास्क्रिप्ट टू टेक अ डिसीजन। इसमें हम लोग क्या करते हैं? इफ़ के साथ एक कंडीशन लगा देते हैं। अगर कंडीशन का आंसर ट्रू है तो फिर वो कोड चलेगा, अदरवाइज वो कोड नहीं चलेगा। ठीक है, तो अगर आप ये देखेंगे सिंटेक्स क्या है उसका कि पहले इफ़ है, इफ़ के बाद आप पैरेंथेसिस में अपनी क्या लगाएंगे? कंडीशन। ना कंडीशन जो भी आप लगाएंगे वो इस तरह की होनी चाहिए कि उसका जो एक्सप्रेशन है वो बूलियन रिटर्न टाइप दे। सो या दैट मीन आप कंपैरिजन ऑपरेटर्स यूज़ करेंगे, और उसके बाद जो भी आंसर आएगा अगर ट्रू आता है तो वो वैल्यू एग्जीक्यूट करेगी, अगर फॉल्स आता है तो वैल्यू एग्जीक्यूट, वो ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ठीक है जी, राइट। नाउ लेट्स टेकिंग एन एग्जांपल फॉर द सेम। चलिए यहाँ चलते हैं। सो इस कोड को हम यहाँ पे रन करते हैं। सर आपने स्क्रीन शेयर नहीं की। ओके यस, विजिबल। यस सर। सो टेकिंग एन एग्जांपल कि हमारे पास यहाँ पे एक वेरिएबल है टेम्परेचर नाम का, जिसको हमने क्या वैल्यू दे दी है? 25। ठीक है, अब इस केस में हम मान के चल रहे हैं कि अगर टेम्परेचर 30 से ज़्यादा है, ठीक है जी, राइट, तो यहाँ पे लिखा आएगा इट्स हॉट आउटसाइड। सो हमने यहाँ पे लिया है 25। सो अगर हम यहाँ पे रन करें अपने कोड को एंड विल गो टू इंस्पेक्ट एंड हम कंसोल पे चलें, तो अभी हमारे पास कंसोल में कोई भी आउटपुट नहीं आएगी, राइट? क्योंकि अगर आप कोड में चलें तो आपने कहा है टेम्परेचर 25 है, और नीचे आपने लिखा है कि यार टेम्परेचर 30 से बड़ा है, तो 25 30 से बड़ा नहीं है, तो आंसर क्या आएगा? फॉल्स। फॉल्स आएगा तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्लियर? इफ ब्लॉक तभी सर एग्जीक्यूट होगा अगर आंसर क्या आएगा? इफ के साथ ट्रू आएगा। जैसे अगर हम यहाँ पे जाके लिखते हैं 45, तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। ठीक है,
अब अगर हम यहाँ पे चलें एंड रिफ्रेश करें तो आ रहा है। क्लियर। सो जो भी कंडीशन आपने अपनी लगानी है वो किसके साथ लगानी है, इफ के साथ। और ओके। उसका हाँ, अगर उसका आंसर ट्रू आ रहा है तो ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अगर फॉल्स आ रहा है तो ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है। और कई बार ऐसी सिचुएशन आएगी जहां पे आप चाहते हो कि अगर ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं हो रहा तो फिर हम क्या करें, तो फिर हम उसके साथ इफ के साथ एल्स लगा देते हैं। तो एल्स में क्या होगा, एल्स वाला कोड एग्जीक्यूट होगा अगर इफ क्या देगा, फॉल्स देगा। अभी क्या हो रहा है, इफ अगर ट्रू दे रहा है तो इस सिचुएशन चल रही है, अगर इफ फॉल्स दे रहा है, ठीक है जी, राइट, तो कोड ये चल नहीं रहा, कोड बाहर आ जाता है। मैं कह रहा हूँ कोड बाहर आके भी एक अगर ऑल्टरनेट देना है मुझे कि नहीं, अगर इफ़ नहीं चला तो ये हो जाए, अगर ये काम नहीं हुआ तो ये हो जाए, दोनों में से काम ज़रूर हो। ठीक है जी। तो उस केस में हमें क्या लिखना है, एल्स लिखना है। ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए एक वेरिएबल है हमारे पास एज 17 और हमने यहाँ पे लिखा है कि अगर एज 18 से ज़्यादा है तो यहाँ पे मैसेज आ रहा है यू आर एलिजिबल टू वोट। अगर एज 18 से ज़्यादा नहीं है तो मैसेज आ रहा है यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। तो इस सिनेरियो में अगर हम ये कोड एग्जीक्यूट करें लिखा रहा है यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट, क्योंकि 17 18 से बड़ा नहीं है तो आंसर यहाँ पे क्या आ गया, फॉल्स। अगर फॉल्स आ गया तो इफ वाला ब्लॉक नहीं चलेगा, कौन सा ब्लॉक चलेगा, एल्स वाला। एल्स। ठीक है। सेम अगर हम यहाँ पे जाके 19 लिखें एंड विल मूव हेयर, तो अब क्या आ रहा है, यू आर एलिजिबल टू वोट, क्योंकि अब 19 जो है 18 से बड़ा है, आंसर आएगा ट्रू। सो ट्रू के केस में ये वाला पार्ट आपका एग्जीक्यूट होगा। क्लियर। यस सर। तो दिस इज बेसिकली इफ एल्स। अच्छा, अब याद तुमने ये रखना है कि कंडीशन जो होती है वो हमेशा इफ के साथ आती है, एल्स के साथ नहीं आती। ये चीज़ याद रखना। ठीक है। एल्स के साथ कभी भी आप कंडीशन नहीं लगा सकते, कंडीशन सिर्फ किसके साथ लगनी है, इफ के साथ। इफ के एल्स साथ। एल्स चलना ही चलना है अगर इफ जो है वो फॉल्स है। तो एल्स का काम है आंख बंद करके चलना, अगर कुछ नहीं होगा, ट्रू इफ के साथ ट्रू नहीं होगा, फॉल्स होगा, तो उस टाइम एल्स चलाना ही चलाना है। ठीक है। बट क्या हो अगर हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस हो, ठीक है जी, राइट। तो मल्टीपल कंडीशन के केस में क्या होगा, आप क्या कर सकते हो, आप इफ उसके बाद एल्स इफ यूज कर सकते हो, क्योंकि एल्स के बाद तो कंडीशन आ नहीं सकती। तो आप इफ के साथ क्या लिख सकते हो, एल्स इफ। एल्स इफ आप उतनी ही बार लिख सकते हो जितनी बार आपकी कंडीशंस है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्कोर है 85, आपने लिखा है कि अगर स्कोर 90 से ज़्यादा है तो एक्सीलेंट, यहाँ पे आपने लिखा है कि अगर स्कोर 70 से ज़्यादा है तो गुड जॉब, अदरवाइज कीप प्रैक्टिसिंग। अब इस केस में हमने पहली कंडीशन लगाई, अगर ये कंडीशन ना चेक हो तो हम कह रहे हैं ये कंडीशन चेक करो, अगर ये भी ना चेक हो तो फिर एल्स वाला पार्ट जो है वो एग्जीक्यूट हो जाए। ठीक है। तो ऐसे केस में हम इस तरह से लिखेंगे। तो अगर हम ये रन करें कोड, ठीक है। अब यहाँ पे देखो गुड जॉब आ रहा है, क्यों, क्योंकि 85 90 से बड़ा है, नहीं, फॉल्स हो गया। जैसे फॉल्स होगा ये अगली एल्स में चला जाएगा। अब एल्स के साथ अपने कंडीशन लगानी थी, लेकिन कंडीशन हम लगा नहीं सकते, तो कंप्यूटर कहता है आप इफ़ लगा दीजिए एल्स के साथ। तो आपने एल्स के साथ इफ़ लगा दिया, अब उसे चेक किया क्या 85 70 से बड़ा है, यस। तो यहाँ पे उसने क्या प्रिंट कर दिया, गुड जॉब। ठीक है।
तो आप यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन लगा सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल यू हैव मोर कंडीशन, सो यू सेड एल्स इफ स्कोर इज ग्रेटर देन इक्वल टू लेट्स से 60। ठीक है जी, राइट। तो इस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है। यस सर। देन यू मेक दिस स्टेटमेंट। तो जितनी मर्जी एल्स की कंडीशन आप यहाँ पे लगा सकते हो, दैट इज अ मल्टीपल इफ एल्स स्टेटमेंट, ठीक है। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट पार्ट, अब हम बात करते हैं कंडीशनल कंस्ट्रक्ट के अंदर टेनरी ऑपरेटर की। तो टेनरी ऑपरेटर क्या होता है? टेनरी ऑपरेटर जो है वो हम यूज़ करते हैं इफ एल्स के ऑल्टरनेट में, अगर इफ एल्स बहुत ही कॉम्पैक्ट है। कॉम्पैक्ट का मतलब अगर आपका एक ही लाइन में इफ एल्स ख़त्म हो सकता है, ठीक है जी। तो राइट, तो इफ एल्स की बजाय आप उसे कॉम्पैक्ट में क्या लगा सकते हो, कौन सा ऑपरेटर? टेनरी ऑपरेटर। सो टेनरी ऑपरेटर क्या करता है? टेनरी ऑपरेटर कहता है कि पहले अपनी कंडीशन बताओ, फिर क्वेश्चन मार्क लगा दो, फिर अगर ट्रू है तो वो बता दो, कॉलन लगा के जो फॉल्स करना है वो बता दो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास टेनरी ऑपरेटर है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमने एक वेरिएबल लिया बिल नाम का, उसके अंदर हमने 1800 लिया है, और मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया मैसेज, और मैंने क्या कहा, अगर बिल 2500 से ज़्यादा है तो एलिजिबल फॉर डिस्काउंट स्टोर हो जाए, अदरवाइज नॉट एलिजिबल हो जाए, और फिर मैंने मैसेज वेरिएबल को डिस्प्ले कर दिया। तो पूरा इफ एल्स लिखने से बेटर है हम ये कोड लिख सकते हैं टेनरी ऑपरेटर के थ्रू। ठीक है, जैसे आ रहा है नॉट एलिजिबल, ठीक है। सो 1800 2500 से बड़ा नहीं है, फॉल्स आ गए तो फॉल्स आके सीधा ये वाला एक्सप्रेशन चलेगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे होता 3800 लेट्स सपोज, तो ये ट्रू होके पहला एक्सप्रेशन रन करता। क्लियर है? यस सर। तो टेनरी ऑपरेटर आप इफ एल्स के ऑल्टरनेटिव में यूज़ कर लो, लेकिन ये काम कहाँ पे आएगा, जहाँ पे कंडीशन बहुत कॉम्पैक्ट है, ठीक है, वहाँ पे टेनरी ऑपरेटर आप प्रेफर कर सकते हो। अच्छा, एक और ऑल्टरनेटिव इफ एल्स का है जिसको हम बोलते हैं स्विच केस, ठीक है। नाउ स्विच केस बेसिकली हमारे पास क्या है, स्विच केस में जहाँ पे आपके पास कंडीशन कांस्टेंट है वहाँ पे इफ एल्स की बजाय आप स्विच केस लगा सकते हो। स्विच केस कैसे लगता है, स्विच के अंदर एक्सप्रेशन, उसके बाद आपने केस के साथ अपनी वैल्यू मैच करनी है, अगर वो वैल्यू मैच हो जाती है तो फिर आपकी स्टेटमेंट चलेगी और कंडीशन ब्रेक करके बाहर आ जाएगी, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ स्टार्ट करते हैं, तो हमने यहाँ पे एक वेरिएबल ली ऑप्शन इज इक्वल टू 3, ठीक है, राइट। और एक वेरिएबल हमने लिया जिसमें हमने आंसर स्टोर करना है, तो हमने स्विच के ऊपर ऑप्शन के ऊपर स्विच लगा दिया और हमने वैल्यू मैच की, पहले मैच की केस 1, तो जाके मतलब चेक करो 1 स्टोर है ऑप्शन में तो फॉल्स हो गया, नहीं तो सेकंड केस में आ जाएगा। चेक करो 2 स्टोर है, नहीं, वापस आगे चलेगा, फिर आएगा 3, चेक करो क्या 3 स्टोर है, अगर स्टोर है तो सिलेक्टेड ऑप्शन में क्या स्टोर कर दिया, लेट्स से हमने पंजाबी, राइट, एंड देन हमने उसको ब्रेक कर दिया, तो ब्रेक करके सीधा वो बाहर आएगा एंड देन वो प्रिंट कर देगा कि उस वेरिएबल में क्या स्टोर है। तो ये भी आप स्विच केस में कर सकते हो, बट ये वहाँ पे एप्लीकेबल रहता है जहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू मैच करनी है, तो वहाँ पे स्विच केस एग्जैक्ट डबल इक्वल टू की बजाय आप एग्जैक्ट मैच के लिए स्विच केस यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो, क्लियर हो गया? यस सर। तो ये इस तरह से आप स्विच केस ऑप्शन को यूज कर सकते हो। सो सबसे पहले आपने स्विच लगाना है किसके ऊपर, अपने एक्सप्रेशन के ऊपर कि किस वैल्यू के साथ आप मैच करना चाहते हो, जो वेरिएबल इसमें वैल्यू है, फिर उस वैल्यू को मैच किसके साथ करना है, आपने केस के साथ उस वैल्यू को लिखना है, ठीक है। एंड जो भी केस मैच होगा फिर अपना काम करना है, और बाहर आने के लिए क्या लिखना है आपने, हर केस के आखिरी लाइन में ब्रेक। ब्रेक इसलिए लिख रहे हैं ताकि आगे जाने का कोई फायदा नहीं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है 1,
तो 1 के साथ 1 मैच हो गया तो आगे क्यों चेक करना, जाके सीधा बाहर आ जाओ, टाइम क्यों वेस्ट करना ना। तो इसलिए स्विच केस के बाद हर जगह पे हम ब्रेक लगाते हैं ताकि कोड आगे ना जाए बल्कि वहीं से आपका कोड बाहर आ जाए। डन। यस सर। चलो गुड। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं वेरिएबल के स्कोप की। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है कि वेरिएबल का स्कोप क्या है। ठीक है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल स्कोप का मतलब एक वेरिएबल कहाँ तक विजिबल रहेगा। सो आई एम जस्ट गोइंग टू क्रिएट अ सिंपल एग्जांपल। सो इसी को कॉपी करते हैं। चलो लेट्स सपोज आई विल से, इसको डिलीट करते हैं। लेट्स सपोज हम यहाँ पे कोई भी एक वेरिएबल ले लेते हैं। ठीक है जी, राइट। सो आई विल से फॉर एग्जांपल प्राइस इज इक्वल टू लेट्स सपोज 500, क्वांटिटी इज इक्वल टू 2 एंड हमने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया लेट बिल इज इक्वल टू प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। ठीक है, हमने कहा इफ बिल इज ग्रेटर देन लेट्स सपोज 2500, let message is equal to you are eligible for discount and else हमने यहाँ पे लिखा let message एंड हमने लिखा यहाँ पे आगे console.log message और मैंने यहाँ पे आके लिखा let message is equal to you are not eligible for discount। ठीक है, console.log message। ओके, अब बताओ मुझे इसकी आउटपुट क्या आएगी। इस कोड की आउटपुट क्या होगी बताओ। सर यू आर नॉट एलिजिबल फॉर डिस्काउंट। ओके, चलिए चेक करते हैं। सो आ रहा है यू आर नॉट एलिजिबल फॉर डिस्काउंट। अच्छा, अब मुझे बता, अगर मैं इसको यहां से कट कर दूं, यहां ना प्रिंट करूं और बाहर प्रिंट करूं, अब क्या आउटपुट में आएगा। सेम आना चाहिए। यस सर। ओके, अब हम चलते हैं वापस आउटपुट पे। देखो क्या आ रहा है, एरर। एरर क्या आ रहा है, मैसेज इज नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर आपने कहा कि मेरा बिल 25,000 से ज़्यादा है तो आपने मैसेज नाम का वेरिएबल कहाँ पे डिक्लेयर किया, इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर किया। ठीक है, यस सर। यहाँ पे भी एल्स में भी आपने वेरिएबल इसके अंदर डिक्लेयर किया। तो जब आप वेरिएबल किसी ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर करते हो तो उसकी स्कोप जो होता है उसी ब्लॉक के अंदर होता है, उससे बाहर से कोई नहीं देख सकता। तो
तो जब आपने कंसोल डॉट लॉग मैसेज किया तो कंप्यूटर के पास कोई मैसेज नाम का वेरिएबल था ही नहीं, ठीक है। क्योंकि लेट्स सपोज, बड़े ध्यान से देखिए, 500 इंटू 2000, उसने चेक किया कि 2500 से बड़ा है, नहीं, आंसर आया एल्स। तो जैसे एल्स में गया, एक वेरिएबल बना किस नाम से, मैसेज नाम से, उसमें ये वैल्यू स्टोर हुई, कर्ली ब्रेसेस खत्म हुई, जैसे कर्ली ब्रेसेस खत्म हुई ये वेरिएबल भी डिलीट हो गया बेटा, ठीक है। तो जब ये वेरिएबल ही डिलीट हो चुका है मेमोरी में से, क्योंकि इसका स्कोप ही क्या था कि कब बनेगा, जब ये ब्लॉक चलेगा, और कब खत्म होगा, जब ये ब्लॉक खत्म खत्म हो हो। जाएगा। आ रही बात समझ में? तो एक वेरिएबल का स्कोप जो है वो किसके अकॉर्डिंगली होता है कि वो किस ब्लॉक के अंदर बना है। अब लेट्स सपोज अगर यही मैं यहाँ पे लिखता, यहाँ पे लेट मैसेज, ठीक है, तो कंप्यूटर के लिए दोनों वेरिएबल अलग अलग थे, ठीक है। अब अगर आप इस कोड को रन करोगे, अरे ठीक है, क्योंकि आपने इस मैसेज को स्क्रिप्ट ब्लॉक के अंदर लिखा, तो अब आप इसे कहीं पे भी स्क्रिप्ट के अंदर यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आपने कहा कि चलो चेक करो कि 1000-2500 से बड़ा है, आंसर आया फॉल्स, फॉल्स आया, तो इस मैसेज वेरिएबल में ये वैल्यू क्या हो गई, स्टोर हो गई। और जब कोड ख़त्म हुआ तो ये वेरिएबल रहेगा, ये डिलीट नहीं होगा क्योंकि स्कोप से बाहर है। तो जब मैसेज प्रिंट किया तो उसमें वो वैल्यू थी। क्लियर है? यस सर। तो ये आपने समझ के चलना है पॉइंट को, ठीक है। सो वेरिएबल स्कोप क्या है, एनी वेरिएबल क्रिएटेड इनसाइड कर्ली ब्रेसेस विल रिमेन इनसाइड कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। और कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप अपने वेरिएबल रीडिफाइंड कर सकते हो। रीडिफाइंड का मतलब आपने यहाँ पे लिखा लेट मैसेज, एंड आपने यहाँ पे लिख दिया लेट मैसेज, आप कोई और वैल्यू दे दो उसको, ठीक है। तो ये दो अलग अलग वेरिएबल बनेंगे। क्लियर? ठीक है। अब अगर मैं इसकी आउटपुट देखूँ ना, तो अब देखो आउटपुट क्या आ रही है, अब एरर नहीं आ रहा, लेकिन क्या लिखा आ रहा है, अनडिफाइंड। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर जब इस मैसेज वेरिएबल को प्रिंट करने गया, इसमें तो कुछ था ही नहीं, ये तो अलग वेरिएबल हो गए ना, जो अपने ब्लॉक में बने अपने ब्लॉक में ख़त्म हो गए, ये वेरिएबल अलग है। क्लियर है? यस सर। ठीक है। तो ये एक चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है जी, राइट। हाँ, सो ब्लॉक स्कोप होता है जो एक ब्लॉक के अंदर होता है, और ये वेरिएबल किसके थ्रू डिक्लेयर होते हैं, लेट एंड कांस्टेंट के थ्रू, ठीक है जी। तो ये आपने याद रखना है, ठीक, डन। तो ये अभी आप अपना प्रैक्टिकल करेंगे अभी के अभी, एंड देन फिर हम आगे चलेंगे। कल हम 2 प्रोजेक्ट बनाएंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। एक हमने प्रोजेक्ट करना है, याद है, कैलकुलेटर ऑपरेटर वाला, और एक हम प्रोजेक्ट बनाएंगे इफ एल्स के बेस पे, ठीक है। हेलो। यस सर।